मैप आपको क्या समझ आया, किन इदारों की क्या इस्लाह चाह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब? इसको अगर इनका माजी देखेंगे ना अरशद, तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे टाइम दें इसमें, क्योंकि ये बड़ी इन्होंने एक अहम बात की है, बड़ा अपने पोल खोले हैं इन्होंने। ये इदारों की जो इस्लाह करने की कोशिश करते रहे ना, वो मियां नवाज शरीफ ने शुरू की जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को BMW गाड़ी गिफ्ट करने के। वहां से जो सफर शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने हर दफा एक कोशिश ये की कि किसी तरीके से फौज का जो इदारा है और सुप्रीम कोर्ट जो है, उसको किसी ना किसी तरीके से काबू किया जाए। कभी क्वेटा बेंच करा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाईजैक करने की कोशिश की, जब नहीं कंट्रोल हुआ तो फिजिकल हमला सुप्रीम कोर्ट का करवा दिया। फौज के आर्मी चीफ को जहाज में हाईजैक करने की कोशिश की। और ये जो पिछले 2 साल से सारा तमाशा जारी है कि वो नाम ले लेके अटैक कर रहे हैं, अपनी बैरूनी मुल्क के सामने खड़े होके। अगर आप मुझे इजाजत दें, गालिब का एक शेर पढ़ दूं। आपने नामों का जिक्र किया कि कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। अच्छा शेर है, इसकी तशरीह करना चाहेंगे? हाँ, आपने आपको देखे ना, वो कह रहे हैं जमहूरी, आपको जमहूरियत छू के नहीं गुजरी। ये करोड़ों रुपए का हराम का पैसे की बोली लगा रहे हैं, ये जमहूरियत की बात करते हैं। इनके लिए ये जमहूरियत है। ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कोई इदारा ना बचे, कोई ना। फौज क्योंकि इनके काबू नहीं आती तो उनको वो खटकती है, बार बार उसकी तरफ देखते हैं। इस्लाहात करने जा रहे हैं, यानी इस्लाहात करने के मतलब है कि उधर भी मलिया मेट करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे भी सियासत फैलाने जा रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट। तो ये इस्लाहात वही हैं जो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दौर में ISI को इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर कर दो। नवाज शरीफ के दौर में बाकायदा पिल्डट ने एक पेपर लिखा कि अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ का रोल क्या होगा। वो वाला रोड मैप अभी भी चल रहा है, जो कि फॉरेन फंडिंग से ये सारी रिकमेंडेशंस आई थी और उसको इम्प्लीमेंट करने की माजी में कोशिश की गई। बिल्कुल, आपको मेमो गेट याद है। उस वक्त क्या हुआ, श्रीलंका में बैठ के पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फौज के बारे में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से क्या कहा, ये आपको याद है। पर चले, वो तो बंद कमरे की मीटिंग थी ना। अब तो आपने जलसों के अंदर सुने वो अटैक होते हुए, और किस खुशी से और किस फखर से भारत का मीडिया उसको पिक करता है, वो सारी दुनिया के अंदर खबरें चलाई जाती हैं। लेकिन इससे आपको मसला क्या है? गालिब ने तो अरसा दराज पहले कह दिया था कि कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। जब गालियां खा के बेमजा ना हुआ तो आप क्यों ये तारीख याद करवा रहे हैं? तल मजा आ रहा है गालियां खा के, और एक प्रेसिडेंट बन रहा है जो गालियां निकालेगा, इदारों को निकालेगा, इदारों के सरबरान को निकालेगा, उनके लिए आगे मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। क्या ये प्रेसिडेंट हम सेट करने जा रहे हैं या किया है हमने माजी में? देखें, हम तो चाहते हैं कि इदारे बिल्कुल अपने आईनी हदूद के अंदर काम करें, और वो पाकिस्तान की फौज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान एक मुश्किल खत्ते के अंदर आता है। हम तो चाहते हैं कि सिर्फ उसके ऊपर, इमरान खान ने तो कभी बैठ के ये साजिशें नहीं की। इमरान खान ने तो कभी किसी जर्नलों को खरीदने की कोशिश नहीं की। इमरान खान ने तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कभी हमले नहीं करवाए। लेकिन ये जो कर रहे हैं, इससे नुकसान जो ये पहुंचाने की कोशिश करे, इंशाल्लाह ताला ये नुकसान होगा कभी नहीं। ये भी आप मुझसे लिख लें। इन कामयाबी तो इसी तरह नहीं आती। इस शेर की जो तशरीह है उसमें तो यही बाकायदा तौर पे हमारे तला नकवी है, उसने निकाल के मुझे जो तशरीह दी है उसमें तो यही है कि इस की पैरवी को जरूरी करार दिया गया है। और लेकिन दूसरी सिंफ वाले भी काफ़ी सख्त जान वाक़े हुए हैं और इसकी बाकायदा तशरीह। और जब इतनी मोहब्बतें हों तो फिर गालियां तो चलती रहती हैं। चले, मैं एक आगे चीज़ पे आता हूं। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कल शहबाज शरीफ साहब ने यूरोपियन यूनियन का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मुकदमा जो आलमी तौर पर लड़ा उसकी भी बात करते हैं। लेकिन मौलाना रहमान साहब ने 2021 जनवरी में जो बाइडन से एक दरख्वास्त की थी। क्या दरख्वास्त की थी अमरीकी सदर जो बाइडन से? आइए देखते हैं नाज़रीन। आलमी हालात इस हद तक पेचीदा हो गए हैं कि उस पेचीदा सूरत हाल में जो बाइडन से एक तवक्को रखी जा सकती है कि वो जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए पूरी दुनिया में अवाम की राय को देखें। अगर जो बाइडन आए हैं तो वो एक तजर्बाकार सियासतदान है। एक तवील जमाने तक वो सेनेट के रुकन रहे, फिर एक तवील अरसे तक वो नायब सदर रहे, तो उनको हुकूमत करने का और सियासत करने का एक तवील तजर्बा हासिल है और उसका फायदा उठाना चाहिए। जब इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है अमेरिका, तो पूरी दुनिया की इंसानियत को फायदा उठाना चाहिए। जी नाज़रीन, और कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब, बल्कि असद उमर साहब इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जो बाइडन से दरख्वास्त मौलाना फजल रहमान की, और उसके बाद हम एक जो सिलसिला देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पे शुरू हुआ। वज़ीर आज़म ने 19 जून को कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद सफारतकार
एक मखसूस सफारत खाने के लोग अगर अदील राजा तस्वीर दिखा दे तो वो हमजा शहबाज से भी मुलाकात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें हो रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकातें हो रही हैं, तमाम अपोजिशन की जमातों से मुलाकातें हो रही हैं, सवाए वज़ीर आज़म या हुकूमती जमात से मुलाकातें सामने नहीं आईं। तो ये आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि इस दरख्वास्त के बाद बाकायदा एक सिलसिला उसी तरह शुरू हुआ जो सन 2000 में NRO लेके करप्शन के केसेस बंद करके दोबारा से फॉरेन इंटरवेंशन पाकिस्तान में की गई। ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं दो बातें बोलूंगा इसमें अरशद। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। हम हर दुनिया के मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और एक इज्जत व वक़ार के साथ हर एक के साथ हम काम करना चाहते हैं। जैसे वज़ीर आज़म ने कहा, हम पार्टनर्स इन पीस बनना चाहते हैं। जंग के अंदर हम आपके हिस्सेदार नहीं बनेंगे, लेकिन अमन के अंदर हम हिस्सेदार बनना चाहते हैं, मालवी सिस्टम का हिस्सा है। तो हमारी किसी के साथ जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, इमरान खान की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि कोई किसी और ममालिक के साथ टकराव किया जाए। लेकिन ये साहब जो अभी फरमा रहे थे, ये जो बोल रहे थे, जिनको आप मौलाना कह रहे थे, ये साहब फरमाते हैं कि अमेरिका लीडर है दुनिया का और उनसे तवक्कुआत हैं कि वो तमाम दुनिया, जिसके अंदर जाहिर है पाकिस्तान भी शामिल है, वो उसके अंदर भी जो जमहूरी रिवायात को कायम कर। मुझे शेर आप पहले सुना रहे थे, मुझे भी फिर शेर याद आ गया इनकी ये बात सुन के। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। ये पाकिस्तान की लीडरशिप है। ये मौसूफ जो है, ये इमरान खान को 20 साल से बोल रहे हैं ये यहूदी एजेंट है और वो अमेरिका से की तरफ देख रहे हैं और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप इंटरफेरेंस आके करें। इंशाल्लाह ताला अमेरिका ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, लेकिन इनकी तरफ से ख्वाहिश जो है वो बिल्कुल वाजे है। ये जमहूरियत की बात करते हैं, ये खुददारी और ये दूसरों को इंडियन एजेंट और अपने यहूदी एजेंट बोलते हैं। तो अफसोस आता है इस मुल्क के ऊपर कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो इस वक्त अपनी हुकूमत के दावेदार हैं और बहुत बड़े बड़े लीडर बने हुए हैं। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी सुन भी रहा होगा उसको सुनकर भी शर्म आ गई होगी। ठीक है, लेकिन माजी में इस तरह की दरख्वास्तों पे अमल दरामद हुआ और इसको मैं नहीं कह रहा, कॉन्डोलीजा राइस की जो किताब है हायर ऑनर, उसमें बाकायदा तौर पर उन्हें ये चीजें बताई और क्या कोई इक्तबासात लिखे हुए कि माजी में ये डील्स कैसे हुई, किस तरह से डिलीवर किया। आइए नाज़रीन देखते हैं। अमेरिका की जानिब से असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया अमूर रिचर्ड बाउचर वो अहम शख्सियत थे जिन्होंने दोनों फ्रीकैन के दरमियान डील करवाई। वो बेनजीर भुट्टो के साथ लंदन में भी मिले और दोनों फ्रीकैन को आमने सामने बिठाने में किरदार अदा किया। जुलाई 2007 में मुत्तहिदा अरब इमारात में दोनों फ्रीकैन के दरमियान मुलाकात हुई, मगर इसका परवेज मुशर्रफ के साथ गुफ्तगू हुई तो मैंने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान मामला तय करवाने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। बाउचर ने इस सिलसिले में कई बार अहम दौरे किए। अक्टूबर तक इस हवाले से 4 अहम मामला सामने आए। इनमें एक ये था कि जनरल परवेज मुशर्रफ वर्दी इलेक्शन से कबल उतारेंगे या उसके बाद। दूसरा अहम मामला ये था कि क्या बेनजीर भुट्टो, उनकी जमात और उनके खाविंद आसिफ जरदारी के खिलाफ करप्शन केसेस खत्म होंगे या नहीं। तीसरा ये कि क्या बेनजीर भुट्टो आईनी पाबंदी लगाए जाने के बाद तीसरी बार वजीर आजम बन सकेंगी या नहीं। और चौथा अहम मामला यह था कि क्या जनरल परवेज मुशर्रफ इलेक्शन से कबल बेनजीर की वापसी में ताउन करेंगे। मुझे रात गए तकरीबन 12:41 पर जनरल परवेज मुशर्रफ का फोन आया, जिसके बाद मैंने 4:58 पर बेनजीर भुट्टो से राब्ता किया, जिसके बाद अगली सुबह मैंने दोनों फ्रीकैन के साथ दोबारा राब्ता किया। इन राब्तों के दरमियान मामला कुछ आगे बढ़े और यह बात तय हुई कि बेनजीर भुट्टो को जनवरी में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आने की इजाजत दी जाए। इस डील में उस वक्त कुछ पेचीदगियां पैदा हुई जब यह अफवाह सामने आई कि जनरल परवेज मुशर्रफ सदारती इंतखाबात के बाद वर्दी उतारेंगे और वो बतौर आर्मी चीफ ही इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बेनजीर ने मुझे ये कहा कि उन्हें मुशर्रफ के वादे पर यकीन नहीं, लेकिन अमेरिका की गारंटी की वजह से मैं उन पर एतबार कर रही हूँ। 4 अक्टूबर को दोनों के दरमियान डील हो गई और जब बेनजीर 18 अक्टूबर को वतन वापस आई तो उन पर हमला हो गया। मैंने अमेरिकी सदर से कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी वर्दी उतार दें और बेनजीर भुट्टो को इलेक्शन लड़ने दें। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस सिलसिले में यकीन दहानी भी करवाई।
अब अगर वो अपने वादे से पीछे हटे तो हम पाकिस्तान के साथ अपना ताल्लुक खत्म कर देंगे, बेशक जनरल मुशर्रफ ही क्यों ना हो। जी नाज़रीन, और फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ रिग्रेट करते रहे कि एनआरओ उनकी गलती थी। उसके बाद उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला और पाकिस्तान के वाहिद आर्मी चीफ हैं जो कि अदालती फैसले से गद्दार करार दिए गए और अभी भी ये फैसला अपनी जगह बरकरार है। इसकी रिव्यू पिटीशन टेकअप नहीं हुई। तो ये एनआरओ जब डीलें होती हैं, अमेरिका के जरिए डीलें करवाई जाती हैं, तो ये होता है। इस